नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुमित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज भी हमारा टॉपिक मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा ही है। पिछले दो वीडियोज़ में हमने अभिप्रेरणा के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में जान लिया था, विशेषताएं भी हो गई थी। अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व को भी पूरा कर लिया था। आज हम अभिप्रेरणा की तकनीकों के बारे में जानेंगे कि वे कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, जिससे कि वे संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अभिप्रेरणा की तकनीकें। अभिप्रेरणा की तकनीकें कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए कई साधनों या तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अभिप्रेरणा की तकनीक कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से इन तकनीकों को दो भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं: वित्तीय तकनीकें और अवित्तीय तकनीकें। तो पहले वित्तीय तकनीक को समझते हैं। वित्तीय तकनीकों का संबंध मुद्रा या आर्थिक प्रेरणा से है। सामान्य भाषा में हम इसे धन, रुपयों या पैसों से संबंधित कह सकते हैं। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए इन वित्तीय तकनीकों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबंध शास्त्रियों ने भी वित्तीय तकनीक के महत्व को स्वीकार किया है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य की कई आवश्यकताएं होती हैं। आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत उसे रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। समाज में अपना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बनाना सामाजिक आवश्यकताएं हैं, और व्यक्तियों की कुछ विलासिता की आवश्यकताएं भी हो सकती है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा या वित्त से ही संभव हो सकती है। इसलिए वित्तीय तकनीकें अभिप्रेरणा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन वित्तीय तकनीकों में कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए आर्थिक लाभ दिया जाता है, जैसे कर्मचारियों को अधिक वेतन देना और समय समय पर वेतन में वृद्धि करते रहना, विशेष वेतन वृद्धि करना, बोनस देना, कर्मचारियों को लाभों में हिस्सेदारी देना, उनकी बीमा करवाना, पेंशन, ग्रेजुटी और भविष्य निधि अंशदान इसी के अंतर्गत आते हैं। अभिप्रेरणा की अगली तकनीक है अवित्तीय तकनीकें। अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीकों का धन या मुद्रा से कोई संबंध नहीं है। ये तकनीकें मनोवैज्ञानिक होती है, जो व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायता करती है। अवित्तीय तकनीक दो प्रकार की हो सकती है, पहली व्यक्तिक और दूसरी सामूहिक। तो पहले व्यक्तिक अवित्तीय तकनीक के बारे में जानते हैं। व्यक्तिक अवित्तीय तकनीक में किसी व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत रूप से अभिप्रेरित किया जाता है। इसमें उस व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क करना, उसका प्रमोशन करना, उसको विकास के लिए अवसर उपलब्ध करवाना और कर्मचारी के कार्य का विस्तार करना, ये सभी व्यक्तिक अवित्तीय तकनीकों में शामिल है। अगली है सामूहिक। सामूहिक वित्तीय तकनीक में व्यक्तियों या कर्मचारियों के एक समूह को अभिप्रेरित किया जाता है। कर्मचारियों के साथ सामूहिक चर्चा करना, उनको प्रशिक्षण देना, कर्मचारियों के सम्मेलन या सभाएं आयोजित करना, प्रबंधकीय कार्यों में कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ाना, ये सब सामूहिक अवित्तीय तकनीकों में शामिल हैं। कुछ प्रमुख अवित्तीय तकनीकें इस प्रकार से हैं: पद एवं सेवा की सुरक्षा, प्रशंसा एवं सम्मान, प्रबंध में सहभागिता, प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन, समूह चर्चा, विकास के अवसर, प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियाँ, स्वस्थ वातावरण। अब इन सभी अवित्तीय तकनीकों को विस्तार से समझते हैं। पहली तकनीक है पद एवं सेवा की सुरक्षा। पद एवं सेवा की सुरक्षा का अर्थ है कि कर्मचारी जो भी कार्य कर रहा है, वह अपने जीवन यापन और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्थायी रूप से बनाए रखना चाहता है। सेवा सुरक्षा प्रदान करने से कर्मचारी छंटनी और सेवा से निकाले जाने जैसी जोखिमों से मुक्त हो जाता है और उसे अभिप्रेरित करना आसान हो जाता है। कर्मचारी अपने वर्तमान पद की तो सुरक्षा चाहता ही है, साथ ही वह उच्च पदों पर भी पहुंचना चाहता है। इसलिए उसका प्रमोशन करके भी कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जा सकता है। आगे है प्रशंसा एवं सम्मान। कर्मचारियों को जो कार्य दिए जाते हैं या उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं,
उन्हें यदि वे सफलतापूर्वक निश्चित समय पर पूरा कर लेते हैं तो सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और उपयुक्त अवसरों पर ऐसे कर्मचारियों को सम्मानित करके उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। ऐसा करने से कर्मचारियों का आत्मसम्मान और मनोबल बढ़ता है। कर्मचारियों को शाबाशी देकर, उनको धन्यवाद कहकर, प्रमोशन करके और प्रमाण पत्र देकर उनकी प्रशंसा व सम्मान को व्यक्त किया जा सकता है। अगली तकनीक है प्रबंध में सहभागिता। एक संस्था में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाई जाती है। नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है और कई निर्णय लिए जाते हैं। इन सभी कार्यों में कर्मचारियों को भागीदारी देकर उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से कर्मचारी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। उनमें संस्था के प्रति अपनत्व की भावना पैदा होती है और वे अधिक सृजनशील और उत्तरदायी बनते हैं। निर्णयों में सहभागिता होने से कर्मचारी स्वयं भी उन निर्णयों से बंध जाते हैं, जिससे संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी रहती है। अगली तकनीक है प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। पहले हम नेतृत्व और पर्यवेक्षण का अर्थ समझते हैं। नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण है जिसमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे अपनी इच्छा से और उत्साह के साथ कार्य करते हैं। नेतृत्व के बाद है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का अर्थ है सुपरविजन यानी देखरेख। एक अच्छा नेतृत्व संस्था में कर्मचारियों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण रखता है, कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में रुचि लेता है, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करते समय उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। यह भी जरूरी है कि पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर जब कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करें तो उनके साथ व्यावहारिक और सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। ऐसा करने से उनके बीच अनौपचारिक संबंधों का निर्माण होता है, जिससे कर्मचारियों की कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है और वे संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साह के साथ कार्य करते हैं। अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीकों में अगली तकनीक है अधिकार प्रत्यायोजन। पहले हम अधिकार प्रत्यायोजन का अर्थ समझते हैं। किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को विशिष्ट सत्ता या अधिकार प्रदान करना ही अधिकार प्रत्यायोजन कहलाता है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना है कि कार्य के परिणामों के लिए वही अधिकारी जिम्मेदार होता है जो उस कार्य को निष्पादित करने के लिए अपने अधिकार किसी अधीनस्थ को सौंपता है। मनुष्य एक विवेकशील और बौद्धिक प्राणी है, लेकिन इसकी बौद्धिक योग्यता और शारीरिक क्षमताओं की एक सीमा है। वह इन सीमाओं के बाहर जाकर किसी कार्य का निष्पादन नहीं कर सकता। कार्य अधिक होने की स्थिति में कार्यभार को कम करना आवश्यक होता है। ऐसा करके ही मनुष्य की कार्य क्षमता को उच्च स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। किसी भी कार्य को पूरा करवाने के लिए कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है, लेकिन केवल उत्तरदायित्व निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है। उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए। पर्याप्त अधिकारों के अभाव में कर्मचारी अपना कार्य कुशलतापूर्वक निष्पादित करने में असफल रहते हैं। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकार प्रत्यायोजित कर उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं। अधिकार प्रत्यायोजन से कर्मचारियों में विश्वास पैदा होता है और वे कार्य के लिए उत्साहित होते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीकों में अगली तकनीक है कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन। कार्य विस्तार में एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने की बजाय एक समूह को कई कार्य सौंप दिए जाते हैं। ऐसा करने से कर्मचारी कार्य संपादन के दौरान सामाजिक संबंधों की स्थापना कर लेते हैं और अधिक कुशलता के साथ कार्य करते हैं। कार्य परिवर्तन में एक निश्चित समय के बाद कर्मचारियों का कार्य परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे उनमें कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है, क्योंकि एक ही कार्य करते रहने से कर्मचारियों में उस कार्य के प्रति नीरसता आ जाती है। कार्य परिवर्तन से कर्मचारी अन्य कार्यों में भी कुशलता प्राप्त कर सकते हैं, उनका अनुभव बढ़ता है और मनोवैज्ञानिक विकास में वृद्धि होती है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन बहुत उपयोगी है। अगली तकनीक है समूह चर्चा।
समूह चर्चा के अंतर्गत कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग या समूह के साथ किसी सामयिक विषय पर विचार विमर्श किया जाता है। इसमें सभी कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलता है और साथ ही अन्य कर्मचारियों के विचारों को भी जानने का अवसर मिलता है। ऐसा करने से कर्मचारियों का ज्ञान बढ़ता है, उनका मनोबल बढ़ता है और आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। अभिप्रेरणा की अद्वितीय तकनीकों में अगली तकनीक है विकास के अवसर। कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित रहते हैं, इसलिए कर्मचारियों को उनकी योग्यता बढ़ाने और कौशल विकास करने का मौका देना चाहिए। इसके लिए संगठन द्वारा उनके शिक्षण प्रशिक्षण की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करके कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। अगली तकनीक है प्रतिस्पर्धा और चुनौतियाँ। कई बार देखा जाता है कि संस्था में बहुत से कर्मचारी योग्य और दक्ष होने के बावजूद भी पूरे मनोयोग से कार्य नहीं करते। ऐसे कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाना चाहिए। ऐसा करने से कर्मचारी संस्था के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं और प्रतियोगिता में जीतने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से कुछ कर्मचारियों को चुनौतियों को स्वीकार करने में आनंद आता है और ऐसा करके वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए संस्था के लक्ष्य और उनको सौंपे जाने वाले कार्य उनके सामने एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अभिप्रेरणा की अद्वितीय तकनीकों में अगली तकनीक है स्वस्थ वातावरण। कर्मचारी जिस स्थान पर कार्य करता है वहाँ के वातावरण से वह बहुत अधिक प्रभावित होता है, इसलिए कार्यस्थल की दशाएं अच्छी होनी चाहिए। कार्यस्थल के स्वस्थ वातावरण से कर्मचारी संतुष्ट रहता है, जिससे वह कार्य में रुचि लेकर अधिक मेहनत और मनोयोग से कार्य करता है। कर्मचारी जहाँ आराम करता है वहाँ का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्यान रखना, उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाना और उनकी समस्याओं के समाधान में रुचि लेना, इन सभी पहलुओं पर यदि प्रबंधक सकारात्मक कदम उठाते हैं तो संस्था के वातावरण को बेहतर बनाया जा सकता है। ये सभी संस्था में कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। प्रबंधकों को कर्मचारियों के सशक्तिकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। उनको अधिक स्वायत्तता और सत्ता देना ही कर्मचारी सशक्तिकरण है। इससे कर्मचारियों को यह एहसास होता है कि उनका कार्य महत्वपूर्ण है और यही भावना उनके कार्य निष्पादन में कौशल और प्रतिभा का प्रयोग करने में सकारात्मक योगदान देती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम अभिप्रेरणा की विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। जाते जाते एक बार आज हमने जो सीखा है उसको दोहरा लेते हैं।